सब लोग क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, बट हम भी इंडिया के लिए खेलते हैं, सेम फ्लैग उठाते हैं, सेम लोगों के लिए खेलते हैं, बट क्रिकेट को लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमें कम मिलता है, बट कोई नहीं, कुछ सालों में आने वाले टाइम में हम मेहनत कर रहे हैं, हमें भी लोग सपोर्ट करेंगे। अपना टाइम आएगा, आपके मन में यही एक थॉट होगा मुझे लगता है। हमारे साथ है मनदीप प्रजापति, जो कि भारत के एक उभरते हुए सितारे हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स के चैंपियन हैं और मैट्रिक्स फाइट नाइट में बहुत ज़बरदस्त फाइट कर चुके हैं। तो ये मेरी भैंस है जिसे मैं बेच के अपना जर्नी स्टार्ट करा था। और ये एक नोट है पूरा, ये नोट है, इस मतलब ये पैसे से रिलेट करता है और इसमें बलिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें, 1942 में बलिया आज़ाद हो गया था, तो वही मेरा जर्नी है इसमें। अंकित भाई मेरे मतलब एक बड़े भाई की तरह हैं और हम साथ में रहते हैं, साथ में ट्रेनिंग करते हैं। वो भी MMA कर रहे हैं और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो इन सबसे बातचीत है, अच्छी बातचीत। जब इस गेम में आप उतरते हो, क्योंकि असली खून खराबा होता है, जब आप घर जाते हो चोट वोट लगी होती है, तो माँ बाप क्या बोलते हैं? जब भी मैं गांव में जाता हूँ चोट वोट लगता है तो मम्मी रोने लगती है कि छोड़ दे ये गेम, इसमें इतना इंजरी है, ये वो, कुछ दूसरा अपना बिजनेस कर ले। बट इस गेम से मुझे बहुत ही प्यार है, जो भी मैं कर रहा हूँ इसके लिए कर रहा हूँ। अभी जो मेरा फ़ाइट है वो 2 मई को है और विजय शहीद सिंह स्टेडियम ग्रेटर नोएडा में जो मेरा फ़ाइट होने वाला इंटरनेशनल फ़ाइट है। आप लोग आओ, अपने इंडियन फाइटर को सपोर्ट करो, अपने एथलीट को सपोर्ट करो, हम आपको प्राउड फील कराएंगे। मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी कि MMA एक ऐसा स्पोर्ट जो बहुत ही खतरनाक है। मतलब हर एथलीट का, हर बड़े मार्शल आर्ट एथलीट का सपना होता है कि इस गेम में अपने हुनर को सबसे ज़्यादा चमकाएं। पूरी दुनिया में बहुत नाम करने के बाद इंडिया में भी वन चैंपियनशिप मैट्रिक्स फाइट नाइट के प्लेटफॉर्म्स ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एथलीट्स को इस प्लेटफॉर्म पर आकर मिक्स मार्शल आर्ट्स को लर्न करने और उसमें परफॉर्म करने का मौका दिया है। भारत में भी ऐसे बहुत से उभरते सितारे हैं जो मिक्स मार्शल आर्ट्स के हुनर को, वो काबिलियत को अपने अंदर उतार रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं में से हमारे साथ है मनदीप प्रजापति, जो कि भारत के एक उभरते हुए सितारे हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स के चैंपियन हैं और मैट्रिक्स फाइट नाइट में बहुत ज़बरदस्त फाइट कर चुके हैं। अगर आप इनकी फाइट्स देखेंगे तो आप कहेंगे कि इंटरनेशनल इवेंट्स में जाने के लिए ये लड़का, यूपी का लड़का, आज बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। मनदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सो मच। मनदीप, आप यूपी से आते हैं, बलिया से आते हैं, तो इंटरनेशनल गेम, मिक्स मार्शल आर्ट्स, UFC, बड़े बड़े प्लेयर, कॉनर मैकग्रेगर, इन सबको देखना, इन सबसे सीखना, कहाँ से शुरुआत हुई थी मनदीप के करियर की? पहले तो मैं फ़ोन में देखता रहता था, टीवी पे WWE देखता था, मुझे WWE में जाना था। बट कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उसमें तो 50% चीज़ें फेक होता है, इंटरटेनमेंट के लिए होता है। बट मुझे एक ऐसा स्पोर्ट्स करना था जिसमें हर चीज़ रियल हो। फिर मुझे MMA के बारे में पता चला, फिर मैं दिल्ली आया, फिर अपना जर्नी स्टार्ट करा। मनदीप, एक बहुत बड़ा किस्सा है आपकी संघर्ष की कहानी का, वो है कि आपने, आपके जो गांव है वहाँ पे, आपके घर पे भैंस है, अपने करियर को शुरुआत करने के लिए वो जो एक छोटी सी जो भैंस थी, आपने उसको बेचा और वहाँ से अपनी ट्रेनिंग के लिए पैसे जुटाए। क्या ये सच कहानी है? हाँ सच है, क्योंकि मैं घर वालों को बता रहा था कि मुझे MMA करना है, WWE करना है, बट उन्हें, वो गांव के लोगों ने इस स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं था और उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो मुझे सपोर्ट करे। तो मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब था, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, ये काम करना नहीं चाहिए था, बट मुझे लगा कि ये परफेक्ट टाइम है मेरे लिए। मेरे घर में एक भैंस थी जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 50,000 से भी ज़्यादा था, बट मैंने उसे 20,000 में बेच दिया। मैं छोटा था और जिसे मैं बेचा वो मुझे वैसे उल्लू से बना के और 20,000 में मुझे मेरी भैंस लेके चला गया। वैसे आज आपकी एज क्या है, जो आप अपने किस कैटेगरी में फाइट करते हैं? मेरा भी एज 25 है और मैं बैंटमवेट 61 kg में लड़ता हूँ। तो मतलब बहुत ही बड़े बड़े धुरंधरों के साथ आपकी फाइट होती है और आपकी उम्र सिर्फ 25 साल की है। मैंने मतलब लीगली मैंने इनकी जो फाइट देखी थी, मैंने जो वीडियोस देखी इनकी, आई वॉज ब्लोन अवे। इतनी शानदार फाइट कर रहे थे, इतना प्रोफेशनल, बड़े बड़े प्लेयर्स। जब मैं फॉलो करता हूँ UFC को, तो मैंने देखा कि बड़े बड़े प्लेयर्स की तरह आप भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इंडिया का नाम रोशन करने के लिए तैयार तो हो रहे हो। हाँ, बस सारे एथलीट का एक सपना होता है कि मतलब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ, तो वही कर रहा हूँ। मैं भी इंडिया को प्राउड फील कराने वाला हूँ और अपकमिंग 2 मई को मेरा फाइट भी है, उसी की तैयारी चल रहा है। तो मनदीप, आपकी 2 मई वाली जो फाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है दोस्तों, और उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे क्योंकि ग्रेटर नोएडा में ही वो फाइट होने वाली है और इंटरनेशनल इवेंट है।
तो जो लोग देखना चाहते हैं वो तो आ ही सकते हैं, मनदीप को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मनदीप, आपकी एक कहानी पे ना एक बार शुरू से जब हम जा रहे हैं तो एक सोच भी डेवलप होती है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे देश में कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे कि क्रिकेट हो गया हो। हालांकि फुटबॉल अभी भी उभर रहा है, लेकिन क्रिकेट को अगर आप कंपेयर करो, हर बच्चा ये सोचता है मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं विराट कोहली जैसा बनूंगा, मैं रोहित शर्मा जैसा बनूंगा। लेकिन आप वो पिंजरे की लड़ाई, वो केज फाइट के लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया एक तरीके से। तो क्या सोच थी उस चीज़ के पीछे? अगर जो भी इंसान अगर एक बार एमएमए देख लेता है ना, तो एमएमए इतना क्रेजी स्पोर्ट्स है, इतना आपको अच्छा लगने लग जाएगा कि मतलब बाकी स्पोर्ट्स आपको अच्छे नहीं लगेंगे। मैं सच दिल से बता रहा हूँ। क्रिकेट जैसे आप क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर अगर कोई लड़ाई होता है, सब लोग क्रिकेट छोड़ के आप लड़ाई देखने लग जाते हो। ये तो रियल में होता है। तो जो भी एक बार अगर एमएमए को देख लेता है ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पर हमारे इंडिया में क्रिकेट क्रेजी पीपल है, सब लोग क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। बट हम भी इंडिया के लिए खेलते हैं, सेम फ्लैग उठाते हैं, सेम लोगों के लिए खेलते हैं। बट क्रिकेट को लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमें कम मिलता है। बट कोई नहीं, कुछ सालों में, आने वाले टाइम में हम मेहनत कर रहे हैं, हमें भी लोग सपोर्ट करेंगे। अपना टाइम आएगा, आपके मन में यही एक थॉट होगा मुझे लगता है। लेकिन मनदीप, जब आप जीतते हो, जब आप भारत का, हमारे देश का झंडा उठाते हो, तो क्या फील आता है, कैसा लगता है? बस लगता है कि जो भी हम कर रहे थे इस पल के लिए कर रहे थे। और जब भी हम इंडिया के लिए खेलते हैं, अपना फ्लैग उठाते हैं, तो अपना मतलब गर्व से दिल चौड़ा हो जाता है कि हम जो चीज़ें सोच रहे थे, हम खेल रहे हैं, हमें 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। बिल्कुल। मनदीप, एमएमए दुनिया में सबसे खतरनाक खेलों में आता है। और जब आप अपने घर पे गए होगे, जब आप पहली फाइट की होगी या फिर ट्रेनिंग कर रहे होगे, तो आपने अपने घर पे बताया होगा कि यार मैं मार खाने और मारने दोनों की तैयारी के लिए, स्पेशली वो भी एक केज के अंदर, वो करने जा रहा हूँ। तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? तो शुरू में ऐसा होता है कि एमएमए सीखने के लिए आपको फ़ीस देना पड़ता है बहुत सारे। एमएमए एक थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव गेम है। तो मैं घर वालों को बताया कि मैं एमएमए कर रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए। तो बोलते थे कि मार खाने के लिए पैसे ऐसा गेम करने से क्या फ़ायदा। बट फिर बाद में उन्हें पता चला कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, जब मैं फ़ाइट खेलता हूँ मुझे लाखों लोग सपोर्ट करते हैं, देखते हैं। तो फिर उन्हें प्राउड फील होने लगा। फिर अब पूरा सपोर्ट करते हैं, जब भी मैं पैसे मांगता हूँ, जो भी चीज़ें होता है पूरा दिल से सपोर्ट करते हैं। जी मनदीप, अगर शुरुआती दिनों की बात एक बार करें अगर, तो आपके पास शुरू में मैट नहीं थे, ना ही कोई जिम ट्रेनर था, ना कोई जिम था, और यूपी के एक छोटे से गांव से, एक छोटे से कस्बे से आप आए। तो वहाँ से और आज के मनदीप का जो सफ़र है वो कैसा रहा है? ऐसे आपको बता दूं, बलिया एक भारत का पहला ऐसा ज़िला है, जहाँ से मैं आता हूँ, बलिया से आता हूँ। और बलिया भारत का पहला ऐसा ज़िला है जो सबसे पहले आज़ाद हो गया था 1942 में। बट आज भी वो इतना स्पोर्ट्स के मामले में पीछे, स्पोर्ट्स में नहीं, वैसे तो हर चीज़ में पीछे, बट स्पोर्ट्स के नाम पे वहाँ पे कुछ नहीं है, ना स्टेडियम, ना वहाँ पर कोई एथलीट है। फिर भी मैं फ़ोन में देखा, मुझे लगा कि मुझे अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। तो फिर मैं वहाँ से शहर में निकला। और फ्यूचर में मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग है कि अगर मैं इस स्पोर्ट्स में मैं सक्सेस होता हूँ, तो बलिया में बहुत सारे जिम डालूँगा, स्पोर्ट्स कराऊँगा, ताकि वहाँ के बच्चे इंडिया के लिए खेले। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन अब थोड़ा सा आपके जो आज का आउटलुक है आपका, आपके इतने सारे टैटूज है बॉडी पे, हाथ पे, मतलब पीछे हम देख रहे हैं तो बड़े शानदार टैटूज है। आई एम श्योर ये फाइट के दौरान तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये बनवाने के पीछे सोच क्या थी? क्या कुछ एग्रेशन फील होता है इससे, या फिर बहुत सारे फाइटर्स को मैंने देखा है इस सारे टैटू का मतलब है, जैसे एक ये टैटू हाथ पर है, इसमें मेरी भैंस है, मैं भैंस बेच के अपना जर्नी स्टार्ट करा अरे था। वाह गजब, आप दिखा सकते हो ये टैटू? तो ये मेरी भैंस है जिसे मैं बेच के अपना जर्नी स्टार्ट करा और था। ये एक नोट है पूरा? ये नोट है, इस मतलब ये पैसे से रिलेट करता है। और इसमें बलिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें, 1942 में बलिया आज़ाद हो गया था, तो वही मेरा जर्नी है इसमें। और मेरे जो फेवरेट भगवान है कृष्ण भगवान, उनका ये टैटू है। ये भी दिखा सकते हैं आप? तो बहुत शानदार टैटू। आप थोड़ा सा टी शर्ट ऊपर करके दिखा सकते हैं क्या? वाह, तो ये बहुत शानदार टैटूज है और हर टैटू का एक मतलब है। तो आपके जीवन से रिलेटेड ये टैटूज हैं। और जब आप जाते हो तो कहीं ना कहीं एक कहानी आपके मन में हमेशा रहती है कि आपने जहाँ से शुरुआत करी और जो आपका सपोर्ट है, बेसिकली आप कृष्ण जी को अपना सपोर्ट मानते हो, तो वो जब आप केज में उतर रहे हो तो वो सब वैसा आपके कुछ साथ शक्ति है। मिलता है कि हाँ, जो मेरे फेवरेट भगवान है वो मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद है। तो बस ये वाह, इसी वजह से एमएफएन में
411 का रिकॉर्ड है अभी, एक शानदार रिकॉर्ड है अभी मनदीप के नाम। 4 इन्होंने जीत हासिल करी है, और मैंने जब फाइट देखी तो मुझे पता चल गया कि इनसे हाय हेलो तक ठीक है, उससे आगे उससे आगे कोई गलत बात इनसे नहीं करनी है, कहीं ये गुस्सा हो जाए। और वो जो पंच की जो आपकी जो पूरी रैलीज है मैंने देखी है, बहुत शानदार। वैसे एमएफएन में आपके एक राइवल है जिनके साथ आपकी फाइट बहुत ज़्यादा फेमस है, करण सिंह उनका नाम है। तो करण सिंह के साथ ये राइवलरी क्यों इतनी चर्चा में, और कौन है करण सिंह, और कैसी आपसे जो लास्ट फाइट थी कैसी जब रही? मेरा पहला फाइट था MFN 7 में जो हैदराबाद में हुआ था, वो उसका होम टाउन था और मैं वहाँ पे जाके उसे हराया था। तो उस हार का बदला वो मेरे से लेना चाहता था। फिर कुछ टाइम बाद दिल्ली में रीमैच हुआ, मेरे होम टाउन में हुआ। फिर वो वैसा रिवेंज मूड में आया था, बट फिर भी वो हार गया मेरे से, तो वही है। तो मतलब मुकाबला पूरा हो गया या फिर अभी भी नहीं, हिसाब अब तो बाकी है? बराबर हो गया, 2 बार जीत गया, तो अब तो हो, अब नहीं होगा। लेकिन एक और राइवल है आपके जिनका नाम है कपिल कुमार, और कपिल कुमार के खिलाफ जो आपकी जीत थी, मैंने देखा कि 11 मिनट की एक फाइट थी। शुरुआत में जब एक वो किक आपके फेस के पास से चलाते हैं तो आपकी एक स्माइल थी, आपने स्माइल करके उन्हें कुछ इशारा किया कि बहुत अच्छी किक मारी आपने, लेकिन आप लग नहीं पाई, वो आपको बच गया। वो मतलब हम साथ में पहले ट्रेनिंग करते थे, कुछ साल पहले हम साथ में ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग पार्टनर थे। बट मुझे पता था कि वो चीज़ें क्या क्या करता है, तो वही चीज़ें मैं देख के हंस रहा था कि ठीक है। वो कैमरे में कैप्चर हुआ था क्लियरली कि हाँ, जब वो उन्होंने किक चलाई और आपने फिर मैं रिएक्शन स्माइल दिया। कर रहा था। लेकिन उसके बाद वो पंच की रैली और वो टेक डाउन जो आपने किया, वो बहुत ही खतरनाक था। वो उस समय उसके बाद दिमाग में क्या चला, क्योंकि इतने अच्छे दोस्त हैं, साथ ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद जब फाइट में आते हैं तो क्या तो दोस्त फील हम रहता है? केज में भी दोस्त ही थे, बट उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए हम दुश्मन बन जाते हैं। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के नज़रिए से देखते हैं। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो वो मुझे मारेगा, फिर कैरियर की बात होती है। तो उस टाइम जीतना मुझे ज़रूरी था। उस टाइम कुछ टाइम के लिए हम दोस्त नहीं थे। फिर बाद में उसके शादी था, तो मैं शादी में भी गया, पार्टी वार्टी तो करा। शादी में जाके कान में बोला क्या, याद है? वहाँ पे उसके ससुराल वाले सारे मुझे ऐसे गुस्से में देख रहे थे। लेकिन वो बहुत शानदार फाइट थी। और अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फाइट्स उस टाइम की, शायद कुछ ही महीने पहले की वो फाइट हाँ, है, कुछ टाइम मनदीप पहले। की सबसे खतरनाक फाइट्स में से वो आता है। मनदीप, आप बैंटम वेट में लड़ते हैं, बैंटम वेट क्या होता है आप बता सकते हैं? बेंटम एक वेट कैटेगरी है जिसमें 61 केजी तक, मतलब मैक्स 61 केजी तक में आप खेल सकते हो। तो मैं, ये मेरा वेट कैटेगरी है उस जिसमें मैं लड़ता हूँ। लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है, मतलब इंडियन रिकॉर्ड है। तो ये इस रिकॉर्ड को देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि अगर इंडियन एमएमए आगे जाता है तो यू विल बी द फेस ऑफ इंडियन एमएमए इस वेट कैटेगरी में? हाँ, इंडिया में अभी एमएमए बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ललित मोदी, जिन्होंने आईपीएल का स्थापना करा था, आईपीएल का जो भी है, तो उन्होंने भी बोला है कि मैं एमएमए को एक आईपीएल की तरह मैं मतलब लॉन्च करने वाला हूँ। तो होप अगर वो हो गया तो एमएमए में एक बहुत सारे एथलीट को एक नया चांस मिलेगा, और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बाहर के फाइटर हो इंडिया में आके खेलने के लिए, जैसे आईपीएल में होता है वैसे सेम। बिल्कुल बिल्कुल। मनदीप, वैसे हर जितने भी बॉक्सिंग लेजेंड्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं मार्शल आर्ट से रिलेटेड, कहीं ना कहीं एक बैंटर तो ऑफ द फील्ड, ऑफ द कोर्ट भी चलता है। क्योंकि जब आप उतरते हो फाइट करने के बाद आपके अंदर एग्रेशन रहता है, तो ट्रैश टॉक भी होता है, एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ ट्रैश टॉक करते हैं। तो आपके साथ किसी का ऐसे ट्रैश टॉक हुआ है, या फिर कभी ऑफ द केज कुछ ऐसी बात हुई है? अभी जिससे मेरा फाइट होने वाला 2 मई को, तो उसने मुझे चैलेंज किया था कि मैं पोस्टर बॉय से मैं फाइट करना चाह रहा हूँ, ये वो। क्योंकि इंडिया में मतलब मेरे थोड़ा फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो अगर वो मेरे से फाइट करता है तो थोड़ा फेमस हो जाएगा। तो फेमस होने के लिए बहुत सारे एथलीट मुझे चैलेंज करते रहते हैं कि हाँ, मुझे बागी मनदीप से फाइट करना है, ये वो। तो ऐसे बहुत सारे हमेशा सुनने को मिलता है। जी, आप सबसे बड़ी बात मैं बताना भूल गया, वैसे मनदीप का जो निकनेम है वो बागी है। और बागी क्यों रखा गया, इसके पीछे की कहानी? बागी इसलिए रखा हूँ कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, बलिया से, बलिया बागियों की शहर है, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह, मंगल पांडे आते हैं। और बलिया भारत का पहला ऐसा ज़िला है जो सबसे पहले आज़ाद हो गया था 1942 में। इसके वजह से वहाँ के लोग, जितने भी लोग हैं, वो सारे बगावती होते हैं। तो हमारे सबके नाम के आगे बागी लगता है, तो ये एक रीज़न है। ये तो बड़ा शानदार रीज़न है। लेकिन मनदीप,
अभी अगर बात करूं, मैं 2-3 लोग मेरे जहन में आ रहे हैं, जैसे कि नीरज गोयत हो गए या फिर बड़े बड़े बॉक्सर भी हो गए, जो भी विजेंदर हो गए। कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में बने रहते हैं और कुछ ना कुछ ट्रैश टॉक, कुछ कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहती है। तो आपकी इन लोगों से बात होती है, या अंकित बैनपुरिया? अंकित भाई मेरे मतलब एक बड़े भाई की तरह हैं और हम साथ में रहते हैं, साथ में ट्रेनिंग करते हैं। वो भी एमएमए कर रहे हैं और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो इन सबसे बातचीत है, अच्छी बातचीत है। कुछ कहना चाहोगे अंकित को डायरेक्टली? अंकित भाई मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, जितना उनसे हो सकता है वो सपोर्ट करते हैं और हमेशा मोटिवेट करते हैं और उनसे पूरा इंडिया मोटिवेट होता है। तो एक यूथ को अच्छा अच्छा मतलब इंस्पायर कर रहे हैं। जब आप फाइट में जाते हो, मैं अभी भी देख रहा हूँ आपके नाक के ऊपर एक चोट है, हाँ और ये चोट किसी पंच से या किक से ही लगती है। ज़्यादातर एथलीट्स को जो मार्शल आर्ट्स करते हैं उनको ऐसे ही लगती है। जब इस गेम में आप उतरते हो, क्योंकि असली खून खराबा होता है, जब आप घर जाते हो चोट टोट लगी होती है, तो माँ बाप क्या बोलते हैं? तो मम्मी पापा तो देख नहीं पाते हैं, मम्मी पापा गांव में रहते हैं, मैं गुड़गांव में रह के अकेला अपना ये प्रैक्टिस करता हूँ, फाइट की तैयारी करता हूँ। तो वो लोग देख नहीं पाते हैं, बट जब भी मैं गांव में जाता हूँ चोट वोट लगता है तो मम्मी रोने लगती है कि छोड़ दे ये गेम, इसमें इतना इंजरी है, ये वो, कुछ दूसरा अपना बिजनेस कर ले। बट इस गेम से मुझे बहुत ही प्यार है, जो भी मैं कर रहा हूँ इसके लिए कर रहा हूँ। तो शानदार, मतलब आपने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है इस गेम को। आई एम श्योर आप हमारे देश का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। लेकिन एक अंदर की बात मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला था कि WWE आपको पता चला कि फेक है, काफ़ी चीज़ें जो है बनावटी हैं। क्या MMA में उतरने के बाद आपको जो सच्चाई पता चली वो सही है? क्या MMA एक्चुअल में रियल है? ये जो इतना खून खराबा होता है, पंचेस लगते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या वो सिर्फ टिकट बेचने का गिमिक है कि एक्चुअली में ऐसा होता है? नहीं, एमएमए वर्ल्ड का सबसे डेंजरस स्पोर्ट्स है और इसमें जो भी चीज़ें होता है 100% रियल होता है। इसी के वजह से ये मुझे पसंद है कि जो भी चीज़ें इसमें होता है रियल होता है। WWE में 50% चीज़ें फिक्स होता है, एंटरटेनमेंट होता है, उसका नाम ही है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। और ये एमएमए में जो भी चीज़ें होता है 100% होता है। जो भी आप ब्लड देखते हो, जो भी खून खराबा होता है 100% होता है। तो इसमें कोई फेक नहीं है, 100% रियलिटी है। वैसे जैसा आपका गेम है, जैसा आपका नाम है, वैसा आपका स्टाइल भी है। बोला जाता है कि मनदीप का स्टाइल बहुत एग्रेसिव है, और ये जब भी अगर कोई इनका ओपोनेंट इनके सामने एक तरीके से अगर उसको एक टैकल करके गिरा देते हैं, तो फिर वो उठने के लिए बहुत मुश्किल है कि वो उठ जाए और फिर से फाइट करे। तो क्या अग्रेसिवनेस, क्या दिमाग में रहता है जब आप केज में उतरते हो? केज में उतरते हैं तो उस टाइम एग्रेशन तो नहीं रहता है, शांत दिमाग से खेलना होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि जो फाइटर होते हैं वो दिमाग से नहीं लड़ते, बट फाइट गेम ही दिमाग का है। तो दिमाग से लड़ना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, चीज़ें देखना पड़ता है कि पंच आ रहा है तो कहाँ से आपको स्लिप करना है, कहाँ से हेड मूवमेंट करना है, कहाँ से बचना है, कैसे अटैक करना है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये मतलब दिमाग जितना बॉडी का गेम है उतना ही उससे मेंटल ज़्यादा टफनेस दिमाग का गेम और है। फोकस का है। यस। अच्छा, मेंटल टफनेस की बात मैं समझ गया। आप ट्रेनिंग करते हो, आप हो सकता है कि आप 4 पंचेस खा रहे हो अपने कोचेस से, तो आपको समझ आ रहा है कि शायद इतना पंच हिट होगा तो मेरे को दर्द होगा, मैं कैसे बचूंगा। लेकिन मेंटल फोकस या मेंटल रेडीनेस के लिए क्या आप फाइट में उतर उसके लिए, क्योंकि फाइट में उतरना बॉडी शिवर करती होगी, नर्वस फील होता होगा, तो उसके लिए क्या तैयारी होती है? तो वो जो भी हमारा कैंप होता है, फाइट से पहले कैंप होता है 2-3 महीने का, उसमें यही सारी चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे आपको काम रहना है, कैसे आपको ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है चीज़ें फाइट में। उसके लिए हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ताकि दिमाग शांत रहे। ओके। अब योगा और मेडिटेशन से आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो और अपने शरीर को तंदुरुस्त करते हो ताकि आप फाइट पे उतर सको। मनदीप, आपकी जो फाइट होने वाली है, अब उसके बारे में आप कौन बताओ, आपका ओपोनेंट कौन है, कहाँ से है और कब है ये फाइट? अभी जो मेरा फाइट है वो 2 मई को है और विजय शहीद सिंह स्टेडियम ग्रेटर नोएडा में जो मेरा फाइट होने वाला इंटरनेशनल फाइट है, और 2 मई को है। जो मेरा ओपोनेंट है यूकी, उसका नाम है, वो नेपाल का रहने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग आओ, अपने इंडियन फाइटर को सपोर्ट करो, अपने एथलीट को सपोर्ट करो, हम आपको प्राउड फील कराएंगे। आप प्लीज़ जितने भी लोग आप देख रहे हो, आप ज़रूर जाइएगा और मनदीप को फॉलो भी करिए, क्योंकि ये वो एथलीट्स में से हैं इंडिया के जो देश का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और आज से नहीं कई सालों से, जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया कि उन्होंने अपने घर की मजबूरियां, अपने घर के स्ट्रगल्स से ओवरकम करके जितनी भी मेहनत कर सकते थे वो ये कर रहे हैं।
मनदीप, लेकिन कहीं ना कहीं बलिया और जो आपका क्षेत्र है वहां पर कहा जाता है कि पहलवानी भी की जाती है, पहलवानों का जो है वो क्षेत्र है, लेकिन वहां पे एक यूएफसी फाइटर जाता है क्योंकि पहलवानों के जो शरीर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, हैवी बड़े होते होते हैं, हैं, हाँ। हैवी होते हैं। आपका जो वेट कैटेगरी है वो बहुत कम है, 60-70s में आपका वेट फॉल करता है और आप बहुत दुबले पतले हो एक फाइटर के तौर पे, तो वो लोग आपको कैसे देखते हैं जब आप जाते होगे? नहीं, वैसे जाता हूँ तो बोलते हैं कि यार क्या तू फाइटर है, ये वो एक बार करके सामने दिखा, बट जब वो वीडियो वगैरह देखते हैं तो फिर वो डर जाते हैं कि भाई हमारा गेम तो अलग है, बस इसमें बस चित करना होता है, तुम लोग में तो ब्लड निकल रहा है, ये वो, तो थोड़ा सा फिर शांत हो जाते हैं। फिर वो समझ जाते हैं हाँ, कि ये लड़का चाहे जैसे दुबला सही लेकिन हाँ, जैसे बॉक्स घातक है। रेसलिंग में है कि बस आपको चित करना होता है अपने ओपोनेंट को, बट इसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, ब्राजीलियन जिu-जित्सु, इसमें एल्बो चल रहे हैं, नी चल रहे हैं, फ्री स्टाइल होता है, तो वो सारी ये चीज़ें जब उनको पता चलता है तो फिर शांत हो जाते हैं। शांत हो जाते हैं, शांत होना बनता भी है। मनदीप, ये देखा जाता है कि देश के हर कोने में ना गांव का जो बच्चा है वो आपको देख भी रहा है और वो ये सोचता है कि यार इतने कम पैसे, जो कम पैसे उनके पास होते हैं उसमें किसानी हो जाती है या फिर घर का गुजारा हो जाता है, उसके लिए इतने बड़े गेम में घुसना अगर कितना मुमकिन है और कैसे कैसे किया जा सकता है, क्या तरीके हैं? एमएमए एक बहुत ही कॉस्टली स्पोर्ट्स है जिसमें बहुत ज़्यादा फीस लगता है, आपको डाइट, न्यूट्रिशन, अलग अलग कोचेस हायर करने पड़ते हैं, बॉक्सिंग सीखने के लिए अलग कोच, रेसलिंग सीखने के लिए अलग कोच, ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु सीखने के लिए अलग कोच, तो बहुत ही कॉस्टली गेम है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो हर गांव में हमारे इंडिया में बॉक्सिंग और रेसलिंग हर जगह मिल जाएगा आपको, तो आप पहले अपना एक बेस बनाओ, बॉक्सिंग सीख लो, रेसलिंग सीख लो, उसके बाद आप बड़े शहर में आओ, एकेडमी ज्वाइन करो, वहाँ पे अपना पार्ट टाइम आप जॉब करना है जॉब करो, ताकि आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सको, फिर ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा और कुछ ना कुछ करके एक पैसिव इनकम आपको बनानी पड़ेगी ताकि आप अपने खाने का और अपने कोचिंग का जो है वो खर्चा उठा क्योंकि सको। इंडिया में क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स में स्पॉन्सर नहीं मिलते, सपोर्ट नहीं मिलते, तो अब मतलब बहुत टफ हो जाता है एक एथलीट के लिए कि आप ट्रेनिंग करोगे या आप जॉब करोगे। अगर आप जॉब करोगे तो अपने ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर पाते हो, ट्रेनिंग करोगे तो जॉब नहीं हो पाएगा, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। और इंडिया में एक स्पोर्ट्समैन को जल्दी स्पॉन्सर नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो वैसे मनदीप, अब जो इंटरनेशनल इवेंट्स है, यूएफसी है, वन चैंपियनशिप, हम मनदीप को वहाँ पर कब देखने वाले हैं? जो अभी बहुत जल्द आप मुझे, अभी तो कुछ टाइम तक मैं एमएफएन में ही हूँ, और एमएफएन एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जो श्रॉफ फैमिली कराती है, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, आयशा श्रॉफ, जी। और एक वो ये बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे होता है जो हमारा फाइट जो हॉटस्टार पे आता है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे मेरा गोल ये है कि मैं एमएफएन का बेल्ट जीतूँ और उसके बाद नेक्स्ट यूएफसी के लिए ट्राई करूँ। अगर बात करें विमेन सेफ्टी की, तो मिक्स मार्शल आर्ट एक ऐसा गेम है जो जहाँ लड़के सीख रहे हैं, लड़कियों को भी सीखना ज़रूरी बन जाता है क्योंकि सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए। तो लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है एमएमए? एमएमए तो ऐसे सबको ही करना चाहिए, लड़का हो लड़की हो, क्योंकि एमएमए एक आपको मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग बनाता है, तो आप मेंटली भी फिट रहोगे और फिजिकली भी फिट रहोगे, और ख़ास तौर पे लड़कियों को ज़रूर करना चाहिए एमएमए, जिससे आप सेल्फ डिफेंस भी सीख सकते हो। और दिल्ली जैसे शहरों में आप हमेशा देखते रहते हो रेप होता रहता है, लड़कियों से छेड़छाड़ होता रहता है, तो उनको मेरे हिसाब से एमएमए करना चाहिए। एमएमए करोगे तो आप फिट भी रहोगे, आपको कोई छेड़ नहीं सकता, आप उन्हें जो भी है एमएमए से परेशान आप, नहीं कर पाएगा। हाँ जो भी है, तो आप उन्हें अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, उन्हें मार सकते हो, भग सकते हो, उसमें सारी चीज़ें ये बताया जाता है कि कैसे आप अपने सेफ्टी कर सकते हो। वैसे मनदीप, ऑल द बेस्ट आपकी फाइट के लिए जो अब होने वाली है। आप जितने भी लोग हम देख रहे हैं और उनकी तरफ से भी मैं आपको बोलूँगा कि आप ये फाइट को जीते, हमारे देश का नाम रोशन करें। Thank you so और वो much. जो हमारा नेशनल एंथम बने चलेगा जब वहाँ पर, तो गूज बम्स तो आते ही हैं जरूर सबको, सर, तो वो चलना चाहिए और आपको ये फाइट पक्के से जीतनी है। जरूर। थैंक यू सो मच, और मैं आपको 2 मई को 100% प्राउड फील कराऊंगा और इंडिया का झंडा ऊंचा रखूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, आपने ये शो देखा और ऐसे बहुत सारे एथलीट्स, ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर आते रहते हैं। हम उनसे उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बातें करते हैं, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।